नमस्ते बच्चों। आज हम अपने पाठ 24 का नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है रक्त का थक्का बनना या ब्लड क्लॉटिंग। बच्चों, हमारे शरीर में जब कहीं कोई घाव हो जाता है तो उस स्थान से रुधिर वाहिनियों में से रुधिर का बहना शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद ही हम यहाँ देखते हैं कि उस स्थान पर एक जेली जैसी संरचना बन गई है। इस संरचना को हम रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉट कहते हैं। और इस थक्का के बनने की जो क्रिया है, इस क्रिया को हम ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन कहते हैं। बच्चों, रक्त स्कंदन की क्रिया का हमारे शरीर के लिए बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि नंबर एक तो ये हमारे शरीर से होने वाली रक्त की हानि को रोक रहा है, और नंबर दो, हमारे शरीर में घाव हो गया है तो वो घाव के संपर्क में आकर बहुत सारे रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो जैसे ही थक्का बन जाएगा तो वो घाव बंद हो जाएगा, तो रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश नहीं होगा। ठीक है। जो ये स्कंदन की प्रक्रिया है बच्चों, ये विभिन्न प्रकार के स्कंदन कारकों पर निर्भर करती है और अब तक कुल 13 स्कंदन कारकों को ज्ञात किया गया है, जिनको मैंने यहाँ सारणी में प्रदर्शित किया हुआ है। इन स्कंदन कारकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी कहलाती है प्रेरक स्कंदक कारक। ये ऐसे स्कंदक कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो स्कंदन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। और दूसरी श्रेणी कहलाती है एंटी यानी कि प्रति स्कंदक कारक। ये ऐसे स्कंदक कारक होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग या स्कंदन की क्रिया को रोकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ब्लड क्लॉटिंग को रोकना भी जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो रक्त हमारी रक्त वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में बहता हुआ भी उसके अंदर थक्के बन जाएंगे और ये आप जानते हो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं स्कंदन की प्रक्रिया। बच्चों, वास्तव में हमारे रक्त के अंदर ये जो स्कंदन की प्रक्रिया है, ये बहुत ही चरणबद्ध रूप से संपन्न होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये चरणबद्ध रासायनिक अभिक्रियाओं का एक समूह है। रासायनिक अभिक्रियाओं का समूह है ना, या संयोजन, जिसके द्वारा रक्त स्कंदन की क्रिया पूर्ण होती है। तो चलो देखें कौन कौन से स्टेप होते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने 2 नाम लिखे हैं। एक बार मैं इन 2 नाम के बारे में आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं। पहला नाम मैंने लिखा है यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा नाम ये देखो फाइब्रिनोजन। तो ये जो बच्चों प्रोथ्रोम्बिन और ये फाइब्रिनोजन, ये जो दोनों हैं, आपको याद हो तो अपन ने बात करी थी कि हमारे रक्त प्लाज्मा के अंदर ये 2 तरह के प्रोटीन उपस्थित होते हैं जो रक्त स्कंदन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो रक्त स्कंदन के ये कारक जो दोनों हैं मुख्य, ये हमारे रक्त प्लाज्मा के अंदर उपस्थित है और ये स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चलो देखें स्टेप्स। नंबर 1, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक का निर्माण। दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ जो ये सक्रिय करने वाला कारक बनेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देगा और फाइब्रिन तंतु में बदल जाएगा और ये तंतु रक्त के थक्के का निर्माण करेगा। तो देखो, यहाँ मैंने आपको ये कुछ एरोज बना के दिखा दिया। तो ये एरोज क्या शो कर रहे हैं कि हर एक स्टेप किसी ना किसी दूसरे स्टेप के ऊपर निर्भर है। ठीक है, चलो एक एक प्रक्रिया को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण कैसे हो रहा है। देखो, जब हमारी रक्त वाहिनी या ऊतक को कोई क्षति होती है तो हमारा रक्त वायु के संपर्क में आ जाता है। तो संपर्क में आने से उस स्थान पर जो प्लेटलेट्स पहुंचती हैं वो टूट जाती हैं और वो उसी स्थान पर जम जाती है। जैसे यहाँ कोई घाव हो गया तो यहाँ पर प्लेटलेट्स आएंगी। पहले तो यहाँ से खून निकल रहा था, फिर क्या होगा, प्लेटलेट्स आएंगी और यहाँ पर एक बार जम जाएंगी। इस तरह से यहाँ पर प्लेटलेट्स का जमाव हो जाता है। यहाँ पर अगला स्टेप क्या होता है, अगले स्टेप में ये जो क्षतिग्रस्त ऊतक है या ये जो प्लेटलेट्स है, ये एक कारक जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, यहाँ से वो थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है और रक्त में जाकर मिल जाता है।
अगले स्टेप में यहाँ क्या होता है कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन अन्य स्कंदन कारकों को सक्रिय करता है और इसमें कैल्शियम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और ये दूसरे स्कंदन कारक और कैल्शियम ये सब मिलकर एक सक्रियक बनाते हैं, एक्टिवेटर बनाते हैं, जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से सबसे पहला काम क्या हुआ, जैसे ही कहीं कोई चोट लगी वैसे ही प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण हो गया। क्लियर? चलो अब देखें ये सक्रियक क्या काम करता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को, इसके ये प्रोथ्रोम्बिन कैसा है, इनएक्टिव है, अक्रिय रूप है, तो इसके अक्रिय रूप को इसके सक्रिय रूप थ्रोम्बिन में बदल देता है। तो अब हमारे पास रक्त के अंदर थ्रोम्बिन बन चुका है। अब थ्रोम्बिन क्या करता है, देखो थ्रोम्बिन प्लाज्मा के अंदर उपस्थित जो दूसरा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, उसका जल अपघटन करता है और इसको रेशेदार और अघुलनशील फाइब्रिन में बदल देता है। तो थ्रोम्बिन ने क्या किया, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। और फाइब्रिन की क्या प्रॉपर्टी है कि ये अघुलनशील है, अब ये घुलेगा नहीं। और तुरंत ये फाइब्रिन क्या करता है, ऐसे इस तरह से छोटे छोटे फाइब्रिन्स बन गए। अब इनका बहुलीकरण होता है, मतलब एक फाइब्रिन के साथ में दूसरा फाइब्रिन ऐसे जुड़ता जाता है, इस तरह से ये बहुलक बनाते जाते हैं। बहुलीकरण के कारण ये फाइब्रिन के लंबे लंबे तंतु हमारे ब्लड के अंदर बन जाते हैं इस तरह से। अब ये तरह तरह के तंतु बन गए फाइब्रिन के। अब ये तंतु क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये फाइब्रिन तंतु घाव के स्थान पर आपस में जुड़ जाएंगे और इस तरह से जाल के समान संरचना बना लेंगे। और इस जाल के समान संरचना में रक्त केशिकाएं और प्लेटलेट्स आकर फंस जाएंगी और इसी को हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। अभी जाल बन गया, जाल को बंद कर दिया गया, इस तरह से खून का बहना जो है वो रुक जाता है। क्लियर? ये सारे स्टेप क्लियर हो गए आपको? तो देखो अब हम एक वीडियो देखते हैं और जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं ताकि दिमाग में बिल्कुल आपके रक्त का थक्का कैसे बनता है ये पूरा सेट हो जाए टॉपिक। तो देखो स्टेप्स देखेंगे। पहला क्या था, क्षतिग्रस्त ऊतक से थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना, ये स्टेप्स दिमाग में रखना। दूसरा, थ्रोम्बोप्लास्टिन से प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। तीसरा, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक द्वारा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना। फोर्थ, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा और फाइब्रिन से फाइब्रिन तंतु बन जाएंगे और ये तंतु रक्त के थक्के का निर्माण करेंगे। क्लियर? तो चलो अब एक वीडियो देखते हैं अपन इसका। ये देखो यहाँ पर कोई घाव हुआ है और यहाँ से देखो रक्त बह रहा है। ये रक्त वाहिनी के अंदर विभिन्न प्रकार के रक्त की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं और ये व्हाइट कलर से मैंने यहाँ पर अनियमित आकार की प्लेटलेट्स बनाई है। तो प्लेटलेट्स तुरंत इस घाव के स्थान पर आ गई और एक बार के लिए इन्होंने रक्त को रोक दिया। ये देखो यहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त हो रहा है। थ्रोम्बोप्लास्टिन पहुंचा रक्त के पास में, रक्त के अंदर बहुत सारे स्कंदन कारक है जिनको ये सक्रिय करेगा और कैल्शियम के साथ में और अन्य स्कंद कारकों के साथ मिलकर ये सक्रियक बना दिया। अब ये सक्रियक क्या काम कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया। ठीक है, अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा। तो देखो ये जो हमारा रक्त है इसमें फाइब्रिनोजन उपस्थित है। ये फाइब्रिनोजन घुलनशील है। अब इस अघुलनशील को अघुलनशील में परिवर्तन करने का कार्य थ्रोम्बिन कर रहा है। तो थ्रोम्बिन ने इस तरह के अघुलनशील फाइब्रिन तंतु बना दिए। ये बहुलीकृत होकर बड़े बड़े तंतु बनाएंगे और ये तंतु जाकर घाव के स्थान पर इकट्ठा हो गए, जाल बना दिया। अब देखो इस जाल के अंदर रक्त केशिकाएं और दूसरी प्लेटलेट्स वगैरह आके जमा हो जाएंगी और इस तरह से ये पूरा घाव हमारा बंद हो जाएगा, रक्त का बहना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि इस स्थान से एक तरल हमें हल्के पीले रंग का पानी जैसा दिखाई देता है घाव के स्थान से निकलता हुआ, ये कहलाता है सीरम। सीरम और रक्त प्लाज्मा में बस एक अंतर होता है,
फाइब्रिनोजन का, बाकी कोई अंतर नहीं होता। अब धीरे धीरे यहाँ का घाव पूरा ठीक हो जाएगा, नई कोशिकाएं बन जाएंगी और हमारा जो घाव है या जो स्थान है वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। इस तरह से बच्चों रक्त के थक्के बनने की जो पूरी क्रिया संपन्न होती है, इसमें लगभग 6 से 10 मिनट का समय लगता है। और 6 से 10 मिनट के अंदर पहला स्टेप तो क्या होता है, थक्का बन जाता है। थक्का बनने के बाद में हम क्या देखते हैं, वहां से हल्के पीले रंग का सीरम बाहर निकलता रहता है, तरल। लेकिन कुछ देर बाद में वो सीरम भी बाहर निकलना बंद हो जाता है। तब तक क्या हो गया, ये जो थक्का था ये थक्का मजबूत हो गया। ठीक है, और अब यहाँ की कोशिकाएं नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेंगी और घाव को पूरा ठीक कर देंगी। ठीक है, तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक है, रक्त का थक्का बनना। तो आप इसके नोट्स बनाइएगा। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ फिर मिलते हैं। बाय।